दिल्ली में 10 नवंबर के ब्लास्ट के बाद अमित शाह का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ये एक तरह से साफ संदेश था कि हत्या और ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये था उनका बयान। उसके बाद आज सुबह एक तस्वीर आई। ये तस्वीर उस उमर के घर की है जिसे आर्मी ने ब्लास्ट में उड़ा दिया है। कल रात को पुलवामा में इसका जहां घर था, कोली गांव में, उस घर को उड़ा दिया। ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये तस्वीरें उसके घर की हैं। अगली बार कोई आतंकी बनने का उस एरिया से सोचेगा भी तो उसके जहन में वो तस्वीर हमेशा के लिए छप जाएगी कि अगर देश में रहोगे, देश का खाओगे और देश के साथ गद्दारी करोगे और आप सोचो कि आप कहीं और ब्लास्ट करके जेल में हमारे पैसे की रोटी भी खाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ब्लास्ट का जवाब भी ब्लास्ट से दिया जाएगा और ये आर्मी ने कल जवाब दे दिया। 10 से ज्यादा बेगुनाहों की जान गई, कई घायल हैं। उसके बाद हुआ क्या? सीधे तौर पर उनके परिवार वालों से पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनसे पूछताछ चल रही है और कल रात को सुरक्षा बलों ने यह एक्शन लिया। उमर के बारे में बताया जाता है कि उमर जब कश्मीर में था और जब वहां उसने पढ़ाई पूरी की तो किसी को भी नहीं लगा था, आसपास हर कोई जो उनके जान पहचान का था, हर कोई कहता था कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव का था और ये तो किसी की बातों में आ नहीं सकता, पढ़ा लिखा इंसान था। लेकिन आप एक चीज़ जानकर हैरान रह जाओगे, ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर, इनको बहका किसने दिया? एक मौलवी ने जो तीसरी पास है, मतलब जिसने तीसरी के बाद पढ़ाई नहीं की, वो मौलवी ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट एमबीबीएस एमडी करके डॉक्टर बने लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। पहले तो ये बात सुनने में बड़ी वैसी लगती कि अरे यार बेवकूफ़ जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों को बना दे रहे हैं। और हम इस मामले में देखेंगे तो ये सभी डॉक्टर्स की जो एक कड़ी वो मौलाना से जुड़ती है। और वो मौलाना कौन है? वो मौलाना का नाम है इरफान। ये केवल तीसरी तक पढ़ा है और इसी ने जैश के साथ जुड़कर 17 अक्टूबर को जैश मोहम्मद का जो पोस्टर था वो प्रिंट कराया था और ये कश्मीर के अलग अलग जगहों पर लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। ये कई ऐसे गद्दार हैं जो देश में बैठे हैं, देश का नमक खा रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उमर ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर मैं कल को पकड़ा भी जाऊँ। ये जितने भी डॉक्टर से सोच रहे हैं कल को मैं पकड़ा भी जाऊँ तो क्या होगा, जेल में जाऊँगा, जेल में उम्र कैद की सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी होगी, तो भी मैं बहुत सालों तक जेल में भी रहूँगा। ये सोच रहे हैं कि ये दूसरों को नुकसान पहुँचा देंगे और इनके घर तक बात नहीं आएगी। लेकिन अमित शाह ने जो कहा था, सीधा संदेश दिया था कि जो लोग इसके पीछे, दुनिया देखेगी। दुनिया ने देख लिया आज सुबह की तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, उमर के घर की है। इससे पहले की ये तस्वीर देखिए, ये उमर के घर की है। हमले के बाद जब उमर के घर पर मीडिया गई थी तो देखिए कितना अच्छा घर बना रखा है। ये वो तस्वीर है जब घर एकदम ठीक ठाक था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, कल रात को जब ब्लास्ट किया गया। अब ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीर देखिए, घर जो है उसका नामो निशान नहीं है। और ये तस्वीर उन हर लोगों के लिए जो सोच रहे हैं आगे जाकर या उनके मन में जरा सा भी ऐसा हो, पनप रहा हो कि हमें देश के साथ गद्दारी करनी है, तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर उन लोगों के लिए कि अगर देश से गद्दारी करोगे तो देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बाद में आप कहो कि इसमें मेरे घर वालों का कोई लेना देना नहीं था, इसमें मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो मासूम लोग मारे गए उनके भी घर वालों का कोई लेना देना नहीं था इन सब चीज़ों से। लेकिन आप तो आतंकी बन गए। आतंकी बनने के बाद आपने इतना बड़ा हमला कर दिया और उसके बाद कई बेगुनाहों की जान चली गई। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं। जैसा अमित शाह ने बोला था वैसा तो होता दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है आप तक शेयर करनी चाहिए थी कि अब तक इस मामले में अपडेट क्या है। मैंने आपको मौलाना के बारे में बता दिया कि कैसे एक मौलाना जो तीसरी पास है, उसने सोफियान का रहने वाला है और नौगाम में ये मदरसे में पढ़ाता था। वहाँ से ये बहुत सारे डॉक्टर्स के कनेक्शन में आया और उसके बाद इसने बहुत सारे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया और अपने साथ, अपने संगठन में जैश मोहम्मद के साथ ये जो काम कर रहा था उनके साथ जोड़ा। अब 40% जो कश्मीरी डॉक्टर है वो अल फलाह मॉडल का केंद्र थे। मतलब ये जितने भी वहाँ कश्मीरी पढ़ा रहे थे उसमें से 40% जो थे वो आतंकी मॉडल के साथ जुड़े हुए थे।
और बताया जा रहा है कि लेडी टेररिस्ट जो डॉक्टर शाहीन है 2021 में ये प्रोफेसर बनी थी। मुजम्मिल, उमर नबी और शहजाद को भर्ती कराया। सोचिए, एक डॉक्टर शाहीन ने। शाहीन और शहजाद ये दोनों बताया जाता है कि बड़ा प्रभाव रखते थे, इनको हर कोई सुनता था और इनके साथ जितने डॉक्टर्स थे वो मानते थे कि ये जो बातें कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब आईएमए का एक्शन हुआ। आईएमए ने डॉक्टर शाहीन की लाइफ टाइम मेंबरशिप रद्द कर दी है। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी की गई है। कानपुर से कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर आरिफ और ये शाहीन के कांटेक्ट में था। इस शाहीन से इसकी रोज़ बात होती थी। बताया जा रहा है चैट्स, ईमेल और डाटा से कि ये कहीं ना कहीं उन गतिविधियों के साथ इन्वॉल्व था। अब बताया जा रहा है कि ये जो तीनों आरोपी हैं जिनके जिनके बारे में नाम सामने आ रहा है, उनके पास से जो विस्फोटक सामग्री है वो कहाँ से आया? किसी ने तो बेचा होगा। बेचा किसने था? नूह मेवात के पिनगांव इलाके में खाद विक्रेता दिनेश उर्फ डब्बू ने बिना लाइसेंस अमोनियम नाइट्रेट बेचा। यही ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था। वैसे बेच ही नहीं सकते आप अमोनियम नाइट्रेट, आपको पता है, बिना परमिशन के। अब देखिए, अल फला यूनिवर्सिटी पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने, जब इन्हें पता था कि दो डॉक्टर ऐसे हैं जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उनके पहले भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन रह चुके हैं। और मैंने कल एक स्टोरी बताई थी जिसमें बताया था कि कैसे कश्मीर का डॉक्टर है, उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके कनेक्शंस थे आतंकवादियों से और आपने उसी को नौकरी पर रख लिया। फिर ये भी बात सामने आ रही कि तुर्की और जर्मनी से 11 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। पंजाब और अमरोहा में मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी गई। ईडी फॉरेंसिक ऑडिट करेगी। 23 लाख की टेरर फंडिंग कहाँ से आई, ये कहा जा रहा है। फाउंडर जावेद सिद्दीकी के ट्रस्ट में पत्नी, बेटे, भाई और दुबई के रिश्तेदार ट्रस्टी हैं। इतने सारे। अब जो बताया जा रहा है कि ये जो हैंडलर्स हैं ये बात किससे कर रहे थे, ये बताया जा रहा है कि थ्रीमा ऐप है। उमर और मुजम्मिल तुर्की के अंकारा में बैठे हैंडलर उक्सा से जुड़े थे और ये थ्रीमा और सिग्नल ऐप पर ग्रुप बनाकर बातचीत कर रहे थे। थ्रीमा फ़ोन नंबर के बिना चलता है, ट्रैक करना मुश्किल है। सोचिए, ऐसे ऐप्स हैं जिनमें फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता होगा उमर ने 2 गाड़ियां खरीदी थी। 2 गाड़ियों से उसका प्लान था अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करना और ऐसे ये एक साथ कई बॉम्बिंग करना चाहते थे। 23 से ज़्यादा कार में ब्लास्ट करना चाहते थे। और बताया जा रहा है कि इनका मकसद था जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद उसका बदला लेने के लिए। तो एक लाल कलर की इको स्पोर्ट भी जो है फरीदाबाद के कंधावली से मिली है। उसमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री रखने का प्लान था। उसके बाद उसे भी लाकर दिल्ली में कहीं शिफ्ट करना था और उसके बाद उसमें ब्लास्ट करना था। अब जो ये चारों लोग हैं सबको अलग अलग टास्क दिया गया था कि किसका क्या काम है। तो उसमें 3 जो नाम जो हमने शुरुआत में आपको बताए थे, उमर, खालिद और मुजम्मिल, ये तीनों तो सीधा हैंडलर थे, मतलब सुसाइड बॉम्बर थे। अगर इन्हें समय आता तो ये अपने आप को उड़ा ही लेते और अपने आप को मार देते। लेकिन इन सबके बीच में जो शाहीन है, शाहीन तो मास्टरमाइंड थी। वो खुद को सुसाइड बॉम्बिंग में नहीं मारती, वो नए नए लोगों को भर्ती करती, वहाँ से लोगों को उकसाती और उन डॉक्टर्स को टारगेट करके जिनका ब्रेन वॉश करना ईजी है। अब जब पहले आदिल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली जम्मू कश्मीर पुलिस को, तो आदिल तक पुलिस पहुंची 7 नवंबर को। और सहारनपुर में जब वो अपना मेडिकल चला रहा था और प्रॉपर वो देखता भी था पेशेंट्स को, दिन में ये काम करता था और रात में ये लोग आतंकी गतिविधियों को लेकर ये डिस्कस करते थे। किसी की नज़र इन पर नहीं पड़ती थी क्योंकि पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स हैं और अच्छे शहर में आके अच्छा पैसा कमा रहे। क्योंकि 2 चीज़ होती है ना, कोई सोचता है अगर कोई आदमी अच्छे प्रोफेशन में है, पैसा कमा रहा है, तो वो ये सब चीज़ें क्यों करेगा। किसी के भी नज़र में नहीं आएगा। कोई भी सोचेगा यार ये तो अच्छा पैसा कमा रहा है, डॉक्टर है, इनको ये सब चीज़ों से क्या। और बड़े डॉक्टर्स बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो सेकुलरिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इन सब चीज़ों की एक धारणा है। किसी को नहीं पता था कि ये कट्टरवादी हैं और ये इतना इनके सर पर मतलब कट्टरवाद का भूत सवार है कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी करने की सोच ली और देश को ही नुकसान पहुंचाने का सोच लिया। कोई कमी नहीं थी, देश ने इनके लिए बहुत कुछ किया। ये इन्होंने पढ़ाई की और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इनको सरकारी नौकरी मिलती है। बाकायदा सरकारी नौकरी मिलने के बाद ये फिर यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं और अच्छी सैलरी मिलती है। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इनके साथ कोई गलत तो कर नहीं रहा था कि कोई जांच एजेंसी इनको उठा के लेके गई है या इनका पुराना कोई केस है, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन बस यही था, ये जिस इलाके से आते थे आधे से ज़्यादा जो इसमें है। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये जितने भी हैं सब कश्मीर से आए हैं। अब या तो ऐसा करे सरकार कि हर कश्मीरी पर नज़र रखना शुरू कर दे, क्योंकि आपस में या तो आपके आसपास कश्मीरियों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसी कोई भी गतिविधियां नजर आ रही हैं तो आपको उसका इनपुट तुरंत पुलिस को देना है।
नहीं तो कभी कोई भी मतलब जो भी बाकी लोग हैं वो हमेशा जगह के हिसाब से जज करेंगे, बोलेंगे यार जितने भी पकड़ा रहे हैं लोग कहाँ के हैं, सब कश्मीर के ही हैं, ये जितने भी आतंकी मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं वो कहाँ के हैं, ये मौलवी कहाँ का है, उमर कहाँ का है, अनंतनाग का है एक रहने वाला, एक पुलवामा का रहने वाला है, उमर का घर तो पुलवामा में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। तो ऐसे ऐसे तो आप देश में सोचोगे कि आपको इज्जत भी मिले और उसके बाद आप देश के पैसे पे पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो, और बाद में आप देश के साथ गद्दारी करो और लोग आग पर उंगली भी ना उठाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कई लोग मैं देखा कल 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गुस्सा है। अगर आपको सब चीज़ों की सुविधा मिल रही है, सब चीज़ आप तक पहुंच रही है, तो आपको ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है और क्या मिल गया? अगर मैं नाम पढ़ूँ तो जो 8 लोग मारे गए इस हमले में, उनमें से कुछ जो हैं उसमें कोई आपने धर्म देख के तो किसी को नहीं मारा, उसमें सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। तो ये तो कट्टरवाद का नशा इनके सर पर ऐसा चढ़ा है कि ये इनको तो इंसानियत से कोई मामला ही नहीं है कि ये इंसानियत देखकर किसी पर हमला करे। तो ये वो लोग हैं और इनके लिए एक सबक बनेगा ये जो तस्वीर कल आई रात को कि आतंकी का घर उड़ा दिया गया, और बहुत अच्छी तस्वीर थी। इस तरह का एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बहुत लोग ह्यूमन राइट्स की दलील देने लगेंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स तब कहाँ चला जाता है जब ये आतंकी बिना सोचे समझे लोगों का घर उड़ा देते हैं, ब्लास्ट कर देते, बेगुनाहों को मार देते। तो जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। बहुत सही उदाहरण था। इस अमित शाह ने जो बात कही थी उसको उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी गाइड किया होगा, जिसके बाद वो ये एक्शन ले रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना होगा अपडेट में कि और कितने डॉक्टर्स जुड़े हैं और कितने पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और इस तरह के ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। अब बचेगा तो कोई नहीं है, नेक्सस धीरे धीरे खुलता जाएगा और आगे इसमें बहुत सारे नाम निकल कर सामने आएंगे। लेकिन एक सवाल है कि अगर इस तरह के लोग भी एक्टिव है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि आपका इनपुट, आप दिल्ली जैसे शहर में लाल किले के सामने अगर कोई ब्लास्ट कर रहा है तो आपके दिल में ब्लास्ट कर रहा है, तो आपको भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और आपके भी दायित्व है कि आप देश को सुरक्षित रखें। अगली वीडियो में मैं आऊँगा और बताऊँगा 2 ऐसी चीज़ों के बारे में कि कैसे ये जो मॉड्यूल है उसे वर्क करने के लिए तीसरी पास मौलवी ने कैसे प्लानिंग रची, कैसे उसने इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया, कैसे एक एक करके लोगों का ब्रेन वॉश किया। ये अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।